स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के निदेशक एवं कार्यकारी अध्यक्ष चारुचंद्र त्रिपाठी जी, स्कूल के संकाय के विभिन्न वरिष्ठ आचार्यगण, स्टाफ, आज के इस नवे दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे तमाम सारे अभिभावकगण, माता पिता और वो तमाम सारे बच्चे जिन्हें आज डिग्री प्राप्त हुई है, आप सबको मैं अभिनंदन करता हूं। थोड़े दिन पहले मुझे जब डॉक्टर अजय खरे ने मुझे फोन किया कि वो चाहते हैं कि मैं नवे दीक्षांत समारोह में दीक्षांत संभाषण करूं, तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि न तो मैं आर्किटेक्ट हूं और न अर्बन प्लानर हूं, तो ऐसे स्कूल जो प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के लिए, उसमें मैं कैसे भाषण करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, आपने जो पूरे देश में एक अर्बन एंड हाउसिंग के बारे में कार्य किया है, उसको लेकर के हम चाहते कि आप यहाँ पे आए। तो मैंने उनके सामने दो शर्तें रखी। पहली कि मैं भाषण हिंदी में करूंगा, क्योंकि हर एक मंच पर मैं हिंदी में भाषण करता हूं, जहां तक संभव हो, क्योंकि मुझे अपनी मातृभाषा पर गर्व है। मैंने तमाम सारे दुनिया भर के जो अपने भारत सरकार की जिम्मेदारियों के दौरान जो दूसरे देशों में गया, वहां देखा कि वो अपनी भाषा में बात करते हैं और हम अंग्रेजी में बात करते हैं। अगर उन्हें अपनी भाषा पर गर्व है तो हमें भी अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। मैं इसके लिए, और उन्होंने सहमति जाहिर की कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। दूसरा, मैंने कहा कि मैं लिखित भाषण नहीं दूंगा, मैं सीधा बच्चों से संवाद करूंगा, क्योंकि मेरे लिए आज का दिन एक दोबारा उस दिन को मैं याद कर रहा हूं, आज से 4 साल पहले, जब इसी हॉल में मेरा बेटा अटल शंकर 2018 में अपनी BAr की डिग्री प्राप्त कर रहा था, तो मैं और मेरी पत्नी इसी हॉल में बैठे हुए उसको देख रहे थे और इसी प्रकार से हम भी तालियां बजा रहे थे। तो मुझे लगा कि मैं दोबारा उसको मैं फिर से एक बार रिलीफ करूंगा। मैंने ये भी कहा कि आज से कुछ 1983 में 41 ईयर्स पहले IIT कानपुर में जब मैंने डिग्री हासिल की थी, और ऐसा दीक्षांत समारोह में मुझे भी मंच पे जाकर के जब डिग्री लेने का मौका मिला था, और डिग्री नहीं बल्कि साथ से, जैसे कि मैं बधाई दूंगा बिटिया को जो कि 3 बार आई यहाँ पे, मैं 5 बार मंच पे गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं IIT कानपुर में 1983 में वहां पे अपने डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी टॉप किया, पूरे बैच में भी टॉप किया, बीटेक का मेरा बेस्ट बीटेक प्रोजेक्ट भी था, और मैं पूरे बैच का बेस्ट ऑलराउंडर भी था। और साथ ही साथ मुझे अपनी डिग्री तो मिली थी। जब मैं 5वें बार गया तो सारे के सारे मंच पे जितने लोग बैठे थे सारे खड़े थे, सारा हॉल खड़ा था, सब तालियां पीट रहे थे खड़े होकर के, केवल मेरे माता पिता बैठे हुए दोनों रो रहे थे, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत कम शिक्षा प्राप्त किए थे, केवल कक्षा 7 की सामान्य शिक्षा थी, बहुत छोटी नौकरी में थे, और मेरी मां तो अनपढ़ थी, उसको इस बात का आभास भी नहीं था। लेकिन दोनों देख रहे कि सारे तालियां पीट रहे हैं, तो मैं दोबारा उस बात को एक बार रिलीफ करना चाह रहा था कि जब मैं उस प्रकार से डिग्री ले रहा था, तो क्यों नहीं मैं जाकर के आज मैं डिग्री दूं, तो जब दूसरे ताली पीटे तो मुझे वो बात को, उस दोबारा 41 साल पहले की उस जिंदगी को मैं दोबारा याद कर सकूं। धन्यवाद खरे जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे ये मौका दिया। पहले बार किसी कॉन्वोकेशन भाषण देने का मुझे मौका प्राप्त हुआ। अभी आपको आपके निदेशक महोदय ने बताया, क्योंकि उसके बाद जब मैंने उन्हें सहमति दे दी, जब मेरी शर्तें उन्हें स्वीकार हुई,
तो उसके बाद एक मैसेज आया चारुचंद त्रिपाठी जी की तरफ से कि क्या आप वही मिश्रा जी हैं जो मऊ वाले हैं। मैंने कहा मैं बिल्कुल वही मिश्रा हूं, लेकिन मैं आपको नहीं जानता हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं उसी विद्यालय में पढ़ा हूं जिस विद्यालय में आपने पढ़ा था। मेरा और आपके गांव के बीच में केवल 3 किलोमीटर की दूरी है। आप हमारा विद्यालय हमारे गांव से कुछ 1.25 किलोमीटर दूर है और आपके गांव से 1.5-2 किलोमीटर और आगे पड़ता। तो आप 1.5-2 किलोमीटर इधर आते थे और अब हम अपने गांव से 1.25 किलोमीटर इधर जाते थे। क्योंकि भाई 3 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन मैं उस विद्यालय में केवल 1 कक्षा पढ़ा हूँ, कक्षा 6 पढ़ा, और उसके बाद मैं अपने पिताजी के पास बलिया चला गया जहाँ पे वो नौकरी करते थे। और फिर वहीं से मैं, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि जिससे मैं भगवान का बच्चा बन गया, सरकार का बच्चा बन गया और मैं रांची चला गया। और फिर आगे की पढ़ाई मेरी फिर निरंतर मैं गांव से निकल करके सीधा बलिया कुछ 6-7 महीने रहने के बाद रांची के बाद IIT कानपुर, और IIT कानपुर के बाद सीधा IAS की नौकरी पा गया। तो मुझे लगा कि ये तो एक बड़ा अच्छा संजोग है कि मैं त्रिपाठी जी को जानता भी नहीं था, इसी बहाने मुलाकात होगी। और आज आपके साथ आपने हमें भोजन पर भी आमंत्रित किया। त्रिपाठी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिस प्यार के साथ आपने अपने घर पे बुलाया। आपके बीच में इन तमाम सारे बच्चों से मैं सीधा संवाद कर रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले तो उन तमाम सारे गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने बच्चे आप सबको तैयार किया है आज उस दिन के लिए, जो शायद आपका आज का दिन आपके जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि आज का दिन हमारी संस्कृति में मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्न एकादशी के रूप में मनाई जाती है। आज बच्चों तुम पैदा हुए हो, आज तुम उत्पन्न हुए हो, तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है उत्पन्न एकादशी के दिन। और इस एकादशी के दिन मैं आपके तमाम सारे गुरुजनों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने आज आपको पैदा किया है, तैयार किया है, कि जिससे कि आप अब समाज में जाकर के जिस हुनर को लेकर के आपको निकाला पैदा किया है, उस हुनर को समाज को दे सको, समाज के लिए बहुत कुछ कर सको। मैं दूसरा प्रणाम करना चाहता हूं तमाम सारे माता पिता को, तमाम सारे अभिभावकों को जो कि यहाँ मेरे सामने बैठे हैं। जैसे कभी मैंने बैठ करके अपने बेटे को डिग्री लेते हुए और मैंने फोटो खींचा था, उसका अपने बेटे का फोटो खींचा था। मैं आपको सबको प्रणाम करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि माता पिता चाहे कैसे भी हो, किसी भी स्थान पे हो, बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं, तब जाके बच्चा उस योग्य पहुंचता है। शायद बच्चे को वो महसूस न होता हो, लेकिन माँ बाप, हर एक माता पिता चाहे कितना रिच हो चाहे कितना भी गरीब हो, हर एक माता पिता अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करता है और तब जाके बच्चा वैसा योग्य बनता है। तो मैं आप सबको, आपने जो कुछ भी अपने बच्चे के लिए दिया, और आपने बच्चे को इसलिए नहीं दिया कि बच्चा आपके लिए कुछ करे, आपने बच्चे को इसलिए दिया कि ताकि आप उसको देश का एक योग्य नागरिक बना सकें, उसको इस लायक बना सकें कि ताकि वो अपने पांव पर न केवल खड़ा हो बल्कि अपने देश को बहुत कुछ दे सके, अपने समाज को दे सके, इस मानवता को दे सके। आपने इसके लिए तैयार किया, मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और बच्चों, मैं आपसे चाहूंगा कि हमेशा हमेशा के लिए अपने माँ बाप के उस जो उन्होंने आपके लिए दिया है उसको हमेशा ध्यान में रखना, जो आपके गुरुजनों ने दिया उसे हमेशा ध्यान रखना। वही आपको आगे बढ़ने के लिए, कि जब आदमी नींव के साथ लगा होता है, जब तक पेड़ की जड़ें जमीन में होती हैं तब तक पेड़ में हरी पत्ती आती है। जिस दिन जड़ें जो है पेड़ जमीन से निकल जाती हैं उस दिन पेड़ ठूंठ हो जाता है, पेड़ सूखना चालू हो जाता है। इसलिए तुम्हारे माँ बाप को मैं यहाँ पे प्रणाम करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बच्चों, मैं आप सबको आज के दिन, आज उत्पन्न एकादशी के दिन आपने ये डिग्री हासिल की है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं जानता हूं कि कितने कष्ट से आपने डिग्री हासिल की है। मैंने अपने बेटे को यहां पे पढ़ते हुए देखा है, कितनी मेहनत करता था। मेरा बेटा कभी रात में, कभी दिन में, कभी लगता ही नहीं था, कितना काम करता था। और जब यहां से काम करके निकला, एक आर्किटेक्ट कंपनी में दिल्ली में काम कर रहा था, मैं दिल्ली में भारत सरकार का सचिव था, वो कब हमारे घर से आता था, कब हमारे घर आता था, पता नहीं चलता था। कितना वो रात रात भर काम करता था, कितनी मुश्किल से काम करता था। तुम लोगों ने बच्चों बहुत मेहनत की है, इसके लिए तुम सबको बहुत बहुत बधाई हो और आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। मैं उन तमाम सारे बच्चों को, उन तमाम सारी बेटियों को जिन्होंने
आज यहां पर विशेष पुरस्कार प्राप्त किया है, तमाम किस्म के गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, तमाम किस्म के सर्टिफिकेट हासिल किए, चाहे यहाँ पे आज यहाँ उपस्थित हैं या अनुपस्थित होकर उन्हें प्राप्त हुआ। आप सबको मैं और ज्यादा बधाई देता हूं, क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा माइल चला है, आपने कुछ ज्यादा मेहनत की अपने साथियों से। मेहनत तो सबने की है, लेकिन आपने उनसे कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की है, क्योंकि जीता वही है जो कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता है। और आपने जीतने की आप में हुनर है, आपने प्रयास किया है और आपको जीत हासिल हुई। कई बार हुनर भी हो और प्रयास भी हो तब भी हासिल नहीं होता, क्योंकि आपके लिए संजोग भी था कि जिससे आपने उस हासिल किया है। आपके इसके लिए बहुत बहुत मेरी बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिंदगी में आगे बढ़ें, इसके लिए आपको मैं बधाइयां देता हूं। इनफैक्ट ऐसे संस्थानों में जब आप डिग्री हासिल करते हैं, हम तो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति गुरुकुल की संस्कृति थी। जहां हम अध्ययन करते थे तो एक प्रार्थना करते थे, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्वी वदनमस्तु मां विद विसावहै। मतलब क्या हुआ? भगवान से हम प्रार्थना करते थे, भगवान शिक्षक और शिक्षित, गुरु और शिष्य, हम दोनों की रक्षा करें, हम दोनों का साथ साथ पोषण करें, हम साथ साथ मिलकर के महान ऊर्जा और शक्ति के साथ अपना कार्य कर सकें, हम विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारी बुद्धि तेज हो और हम एक दूसरे से ईर्ष्या न करें। हम सब मिल करके, सारे के सारे मिल करके, हम पूरे उस ऊर्जा और उस तेज के साथ समाज में उस विद्या के धन को प्राप्त करके आगे बढ़ें। ये हमारी प्रार्थना होती थी जब भी गुरु शिष्य, जब जैसे आज हम दीक्षांत समारोह, आज आपका अंतिम दिन है इस विद्यालय के अंदर, इस कॉलेज के भीतर, लेकिन जब तक थे तो आपके साथ यही भाव के साथ हमेशा प्रार्थना होती थी। मैं समझता हूं इसको आप ध्यान रखेंगे, उस ओजस्विता, उस तेज को प्राप्त करके और साथ मिलकर के हमें आगे बढ़ना है। आपने संभवतः सुना होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को 15 अगस्त 2022 को लाल किले के प्राचीर से उन्होंने घोषणा की, आज अमृत काल की प्रभात बेला है। अमृत काल यानी वो काल जो कि 15 अगस्त 2022 को जब देश की आजादी का 75 साल पूरा हुआ, वहां से प्रारंभ हो गया, एक नई यात्रा प्रारंभ हुई। उस पंच प्राण जिसका विवेचन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में किया, अगर आपने न सुना हो तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आप सबको मैं संस्तुति करूंगा, आप YouTube पे जाकर के उस 1.5-2 घंटे के भाषण को जरूर सुनिए। उससे आपको ऊर्जा प्राप्त होगी कि आप जो हमारा देश 2047 में जब आजादी के 100 साल बना रहा होगा तो एक विकसित देश होगा, एक डेवलप कंट्री होगा, और उस डेवलप कंट्री के रास्ते को, उस यात्रा को तय करने के लिए ये अमृत काल है, जिसमें हर एक को अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। और जब हम सब अपना बेस्ट देंगे तो कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है कि हमारा देश, जो कितने सालों से हम पीछे कहते आ रहे हैं कि हम विकासशील है, हम विकासशील है, हम विकसित देश बन जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि भारत सरकार में एक लंबे अरसे से मैंने काम किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तमाम सारे काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है, और बड़े नजदीक से मैंने बहुत सारी चीजों को देखा है। जिस प्रकार से सारे के सारे सेक्टर्स में कार्य चल रहे हैं, निश्चित तौर से हमें 2047 का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसके बहुत पहले हमारा देश एक विकसित देश होगा, एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्था होगी। और उस अर्थव्यवस्था को करने के लिए बच्चों, आपके गुरुजनों ने आज पैदा किया है, अब निकलो और उस विकसित देश बनने के लिए आप आगे बढ़ो। कई बार मुझसे, जब मैं अर्बन सेक्रेटरी था, मुझसे अर्बन प्लानिंग के बच्चे आते थे, आर्किटेक्चर के बच्चे आते थे कि हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी है। कई लोग मुझसे मिलते थे, कभी मैं इसके भोपाल में जाता था या तमाम सारे जगह पे जाता था, मेरे पास कहाँ अपॉर्चुनिटी है, हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी कम पोस्ट है। बच्चों, आसमान तुम्हारे लिए खुला हुआ है, तुम इतना कुछ कर सकते हो। आज जिस तरह से देश बदल रहा है,
हमारे देश की अर्बन क्षेत्र की आबादी 2011 के सेंसस में लगभग 32% थी, 31.67% थी, यानी करीब 37-38 करोड़ के आसपास थी। आज हमारे देश की आबादी अनुमान, अभी 2021 का सेंसस नहीं हुआ, लेकिन हमारी शहरी क्षेत्र की आबादी कम से कम तो 47-48 करोड़ के आसपास होगी। 2030 तक की आबादी हमारी बढ़कर के 60 करोड़ हो जाएगी। और जब 2051 की हमारा जब सेंसस होगा, ये आबादी हमारी 52% होगी। हम प्राइमरली एक अर्बन एरिया बन जाएंगे, जो लगभग 88 करोड़ के आसपास देश की आबादी होगी। आप सोच सकते हो आज जो हमारे भारत का अर्बन एरिया है, लगभग उतना बड़ा अर्बन एरिया अगले 30 साल में बनने जा रहा है। हम हर साल एक नया शिकागो बनाते हैं। एक शिकागो इतना बड़ा शहर है, वो शिकागो हम हर साल बनाते, इतना बड़ा यहां पे कंस्ट्रक्शन करते हैं। वो कौन करता है? उसके लिए अर्बन प्लानिंग की जरूरत है, उसके लिए आर्किटेक्ट्स की जरूरत है, उसके लिए बहुत सारा आपको अनुसंधान करने के लिए बहुत सारे नए नए तरीके सोचने की जरूरत है। और इस नवनिर्माण में, इस नए निर्माण के लिए आप क्या करने वाले, उसके लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं, आप जहां पे हो वहीं से। मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी, मुझे जब मैं आया यहाँ पे और आकर के मौका कम था, अगर मुझे मालूम होता कि इतनी बड़ी प्रदर्शनी है तो मैं शायद 1 घंटा पहले आ जाता। मुझे बड़ा अच्छा लगता है सब चीजों को देख करके, बच्चे जो काम करते हैं। मैंने आपका अर्बन प्लानिंग के बारे में, एनवायरमेंटल प्लानिंग के बारे में, अर्बन डिजाइन के बारे में बहुत सारी, थोड़े से समय में जो मेरे पास 10-15 मिनट थे, उतने में कई सारी चीजें मैंने देखा। कैसे मास्टर्स के बच्चों ने, कैसे जो है हमारे इस कॉलेज के बच्चों ने तमाम सारे काम किए। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी जो ज्ञान है वो कैसे निकल करके आया है और कैसे एक नई ऊर्जा दे सकता है, विकास को नई ऊर्जा दे सकता है। आज देश में एक नई चीज बन करके निकल आई है कि जब हम एक इनोवेशंस के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, स्टार्टअप के ऊपर इतना फोकस कर रहे हैं, नई चीजों को पैदा कर रहे हैं कि जिससे कि हमारा ईज ऑफ लिविंग हो, लोगों की जिंदगी आसान बने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, जिससे तेजी से चीजें हो सके। और इसके लिए सरकार ने सबको मिलकर के काम करना है। और इस काम को करने के लिए आप सारे के सारे लोग, अब आपके लिए एक बार आप कोशिश करके देखिए। लोग कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं कोई पकड़ के लेकर के जाएगा कि आप ये काम करिए। आप एक बार कोशिश करिए, देखिए कि आपको रास्ते, नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। क्योंकि देश में जो अनुभव हुआ है, अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे, स्मार्ट सिटी के बारे में बता रहे थे, स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बता रहे थे, आप हाउसिंग फॉर ऑल के बारे में बता रहे थे। आप एक एक चीज जो देश में जो काम हुआ है, आप सोच नहीं सकते किस लेवल का काम हुआ है और किस लेवल का काम आज बाकी। अगर मैं केवल हाउसिंग फॉर ऑल की बात करूं, आप सोच सकते हो कि 1.22 करोड़ मकान सैंक्शन हो चुके हैं हमारे देश में गरीबों के लिए, जिसमें से आज करीब 95 लाख मकान, उन पे काम भी चालू हो चुका है। 65 लाख ज्यादा मकान पूरे हो चुके हैं, जिसको हर एक तरीके से उसमें पानी भी है, बिजली भी है, गैस का चूल्हा भी है, शौचालय भी है, सारी सुविधाओं के साथ वो सब कुछ चालू हो चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री, जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया की जो बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है, बेस्ट चीजें लाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने एक बार आह्वान किया, एक बार उन्होंने अपेक्षा की। और आज ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के माध्यम से दुनिया की बेस्ट 6 टेक्नोलॉजी चेन्नई में, आपके पास इंदौर में, आपको मैं कहूंगा जाकर के आप देख के आइए, राजकोट में, लखनऊ में, रांची में, अगरतला में, ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में नहीं थी, जो कि हमारे लिए रिसोर्स एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, क्लाइमेट रिजिलियंट टेक्नोलॉजी है, जो बहुत फास्ट तेजी से काम हो सकता है, जो लोगों को आखिरकार आप चाहते क्या है। आज मकान की जरूरत, ऐसा नहीं कि हमें आज मकान की जरूरत पड़ी है। मानव सभ्यता का विकास जब से हुआ तब से आदमी को मकान की जरूरत पड़ी, और हमेशा से नई नई चीजें। आप पीछे मुड़ करके देखें तो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता, हर सभ्यता में हमारे किस प्रकार से, यहां तो हमारे सिंधु घाटी की सभ्यता एक अर्बन सभ्यता मानी जाती है, जहां पे उस प्रकार से जैसे रोड्स के बारे में, ड्रेनेज के बारे में, आप बिल्डिंग्स के बारे में, डिजाइन के बारे में, इतनी सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। मुझे कई जगह जाके देखने का मौका मिला, चाहे लोथल हो, मैंने तक्षशिला में जाकर के देखा, आपके बौद्ध नालंदा में जाके देखा, ऐसे बहुत सारी जगह जाके देखा। इतनी सारी चीजें, उस जमाने में पोर्ट कैसे थे, उस जमाने में कैसे लोग रहते थे, क्या क्या चीजें सब करते थे। इतनी हमारी चाहे वैदिक जो हमारी जो अर्बन प्लानिंग हो, वहां से लेकर के देश में कितना सारा विकास हुआ है। और आगे तो हमारे सामने इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी चुनौती है। उस चुनौती के लिए
हमें सारा का सारा काम जो करना, ऐसा काम करना है जो कि दुनिया का बेस्ट हो। गांधी जी कहते थे कि हमें अपने सारे दरवाजे खोल के रखना है ताकि हर जगह की बयार, हर जगह के जो नए नए ज्ञान है वो हमेशा हमें प्राप्त होते रहे, और उस ज्ञान को लेकर के हमें स्थानीय जो मूल रूप में जो हमारी लोकल आवश्यकता, उस आवश्यकता की हम लोग पूर्ति कर सके। हमें देखना है कि कैसे जो हमने सीखा, हमारी जो जो भारतीय जो वास्तुकला है, उसका मूल मंत्र है कि कैसे हमारी जरूरत, मानव की आवश्यकता को हम कैसे पूरा कर सकते हैं। चाहे उसकी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए उसकी जो है क्या यूटिलिटी है, उसमें हम कैसे एक ऐसा चीज डालें जिससे उसे खुशी खुशी डालें, उसको कैसे हम लोग जो है, आप देखेंगे कैसे जो हर एक जो हमारी जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसके साथ हम कैसे उसको बैलेंस कर लें, किस प्रकार से जो पंचभूत है, जो क्षितिजल पावक गगन समीरा, जो कहते हैं कि आकाश, पृथ्वी, पवन यानी हवा, अग्नि, ये सारे की सारी चीजों, जल, इन पांचों के पांचों चीजों से कैसे हम उसका संतुलन स्थापित कर सके, ये हमारा सारा का सारा ज्ञान है। और उसी ज्ञान को आज अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग जगह, अलग रूप में आया हुआ है। क्या हम उसको हम निकाल करके अपने देश के आगे की जरूरत को पूरा कर सकते हैं? कैसे पूरा कर सकते हैं? ये इसके लिए आपको तैयार किया गया, ये तो आपका भी बेसिस है। यू हैव जस्ट बिन ट्रेन्ड टू गेट इनटू द रियल लाइफ। असली जिंदगी में अब आप घुस रहे हैं और अब आपको नए नए अनुभव होंगे, चुनौती आएंगे। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता है, बहुत सारे रास्ते के पीछे बहुत सारे कटाव होंगे, बहुत सारे टेढ़े मेढ़े चीजें होंगी, लेकिन अगर आपके सामने एक लक्ष्य पूरा हो कि हमें तो अपने देश को विकसित बनाना है और उसके लिए हमें लग करके करना है, फिर आप देखोगे रास्ते खुलते चले जाएंगे आपकी जो क्योंकि हमारे यहाँ जो एक हमारा संकल्प हो, जिसको माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं संकल्प से सिद्धि। एक संकल्प आप ले लीजिए, फिर आप देखिए कि रास्ते अपने आप बनेंगे सिद्धि की तरफ, अपने आप मुखरित होंगे, अपने आप विकसित होंगे, उसके अपने आप वहां पे रास्ता आपको खुलता चला जाएगा। ये हमारा जो है, जो देश में जिस प्रकार से विकास का माहौल है, जिस प्रकार से कार्य का माहौल है, जिस प्रकार से नवाचार, नई नई चीजों को, टेक्नोलॉजी को लेने के का माहौल है, उस माहौल के भीतर हमें अपने आप को कंस्ट्रेट, जो कि अगर कुछ नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर से मानिए आप दूसरों को दोष न देकर के सोचें कि हम में क्या कमी है जिससे हम उस अपॉर्चुनिटीज को, उस अवसर का लाभ हम नहीं ले पा रहे, दूसरे कैसे लाभ ले रहे हैं। ये आप अगर सोचेंगे, आपका संस्थान तो जो है ज्यादा पहले नहीं, बहुत नया, आपका तो ये नवा दीक्षांत समारोह है। 2008 में ही तो आप शुरू हुए थे। आप सोचिए कि आपके लिए कितनी अच्छी बात, यहां पे भोपाल में जो चारों तरफ से ये देवभूमि है, ये वीरों की भूमि है, एक तरफ कहीं चंदेल और बुंदेल है, तो कहीं पे महाकौशल है, कहीं विदर्भ है, कहीं पे जो है ये सारा का सारा इलाका ही इस प्रकार से बना हुआ है। इतनी सारी विरासतें, मुझे बता रहे थे कि आप जो है, आप मैडम के बारे में, रचना खरे जी के बारे में बता रहे थे कि आपने सारा राजा भोज की वो कैसे आपने सारा का सारा उसे निकाला, उसको उसे डिसाइफर किया, उस ज्ञान को। यहां पे चारों तरफ इतनी सारी चीजें हैं और उनके बीच आप यहां पे स्थित हो। ये राजा भोज की नगरी, राजा भोज का ये उनका जो किताब है जिसको कहते हैं हम सम्रांगण सूत्रधार, जिसमें एक अपने आप में एक पूरा का पूरा वास्तुकला के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में, तमाम सारे भवनों के बारे में, तमाम सारी चीजों के बारे में इतना सारा उसमें ज्ञान दे रखा है। अगर आप देखेंगे तो हमारे इतने साल पहले, हजारों साल पहले लोग इतना सब कुछ करते थे और आज तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है। आपके निदेशक महोदय कह रहे थे कि आप यहां से जा रहे हैं और आप हमसे अगर कोई जरूरत हो तो बात कर सकते हैं, आप तो परमानेंट कनेक्ट रह सकते हैं। आज टेक्नोलॉजी ने सारी दूरियां बंद कर दी, सारी दूरियों को खत्म कर दिया। आप यहां रहें, देश के किसी कोने में रहें, दुनिया के किसी कोने में रहें, आप हमेशा से अपने संस्थान से जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये संस्थान, मैंने कहा, जुड़ना तो इसलिए आवश्यक है कि पौधे को ताकत मिलती है अपने जड़ से, मिलती है अपने माँ बाप से, अपने गुरुजन से, वहीं से ताकत मिलती है। अगर आप हवा में जाएंगे तो हवा में थोड़े दिन रह सकते हैं, उसके बाद वो ताकत खत्म हो जाएगी।
इसलिए आप तो जुड़ने के लिए टेक्नोलॉजी ने ऐसा आपको मौका दे दिया कि आप कहीं से कहीं भी जुड़ सकते हैं। तो ये आपका जो है यहां पे मौका ही मौका है। ये आपने जो यहां पे सीखा है, इस चीज को कैसे आप व्यवहारिक पक्ष में लेके जाएंगे, क्योंकि इसकी एक तो होता है एजुकेशन। एजुकेशन तो आपने पढ़ाई की, पढ़ाई में आपने बहुत सारी चीजें आपने जानकारी की। मैं देख रहा हूं कि यहां पे अब तो आने वाले समय में ह्यूमैनिटीज और साइंसेस की भी पढ़ाई हो रही है। निश्चित तौर पे आपने जब ये आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की होगी, इसमें थोड़ा सा पढ़ाई होती है, आपकी ह्यूमैनिटीज और साइंसेस की पढ़ाई होती है, उससे थोड़ा तो आपको ज्ञान मिलता है। लेकिन जब आप व्यवहारिक पक्ष में जाएंगे, जब आप जाकर के लोगों के बीच में जाकर के कार्य करेंगे, तो वहां पे आपको और नए नए अनुभव होंगे। और उस नए अनुभवों के बीच हमेशा एक बात को ध्यान रखना है, अगर आपका पक्ष, जिसको एक बड़ी आसानी के साथ, बड़े एक सिंपल से शब्द में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब आईआईटी खड़गपुर का कॉन्वोकेशन एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने सेल्फ थ्री के नाम से उन्होंने इस बात को लोगों के सामने रखा। अगर 3 बात को ध्यान में रखें, पहला सेल्फ अवेयरनेस, आपको अपने बारे में जानकारी कि हम कौन हैं, हमें, हमारे पास क्या सब चीजें, हमारी ताकत क्या है। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर नहीं है तो हम कर सकते हैं, वही आपके टीचर्स ने सिखाया। ऐसा नहीं जिस साल आप पहले साल में आए थे और जब फाइनल ईयर में आप निकलने तो आप वही थे। आप जो नहीं है वो भी सीख सकते हैं। वो सीखने के लिए आप सीधे वहां से भी जुड़ सकते हैं। आज जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो सेल्फलेसनेस, क्योंकि हमारा कुछ उसमें नहीं है। अगर आप ये 3 सेल्फ जो कि आईआईटी खड़गपुर के एड्रेस करते इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, अगर इन चीजों को आप समझ लें तो निश्चित तौर पे आप अपने लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। लेकिन जहां पे इन तीनों में कहीं इंबैलेंस हुआ तो आप देखेंगे कि वो 3 पहिया में से एक पहिया कमजोर हुई तो वहां पे दिक्कत होना चालू हो जाएगा। एक दूसरी बात, उन्होंने हाल में आईटीआई का जब कॉन्वोकेशन एड्रेस कर रहे थे, आईटीआई के कॉन्वोकेशन एड्रेस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ी एक महत्वपूर्ण बात बच्चों को कही, स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एक बार उन्होंने, ठीक है, एक जैसे मैंने आईआईटी की डिग्री हासिल की, अब मैं समझूं कि हम तो सबसे बड़े 30 मार खां बन गए। नहीं, मैं आज भी सीखता रहता हूं, आज भी पढ़ता रहता हूं, नित्य जो है अपने स्किल को धीरे धीरे बढ़ाता रहता हूं। और आप तो भी शुरू कर रहे हो, जब शुरू कर रहे हो तो ऐसी तमाम सारी चीजें नॉलेज होगी, क्योंकि नॉलेज तो अपरंपार है। आपके लिए क्या रेलेवेंट नॉलेज है, कैसे अपने आप को रीस्किल एंड अपस्किल कर सकते हैं कि जिससे कि आप अपने आप को रेलेवेंट बना के रखें, जिससे कि आपकी जो व्यवहारिक आवश्यकता है उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आप कहेंगे ये तो हमारे यहां नहीं पढ़ाई होती थी, ये तो हमारे लोगों ने, बिल्कुल नहीं होती थी, हो सकता है उसमें उसकी जरूरत ना रही हो, लेकिन आज वो रेलेवेंट हो गई है, आज उसकी आवश्यकता है। इसलिए हमेशा अपने आप को अपग्रेड रहना, अपने आप को बनाए रखना, यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इनफैक्ट इस बात को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन एड्रेस करते हुए स्टीव जॉब्स का आपने नाम सुना होगा। स्टीव जॉब्स ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जब अपने पूरी एड्रेस कर रहे थे। उस एड्रेस में उन्होंने कहा था, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। उन्होंने जब बच्चों को अपना एड्रेस जब बंद किया तो लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं बच्चों तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं, स्टे हंग्री एंड स्टे फुलिश। नेवर एवर थिंक दैट आई हैव बिकम फुल्ली, एक पूरी तरह सेसिएटेड, हम तो अब हमारा सारा का सारा भोजन हो गया, अब आगे हमारी आवश्यकता नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी हंगर, और मुझे पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका, अब इसके आगे मुझे कोई भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। नो, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर कुछ आगे काम करना है, कुछ नई चीजें हासिल करनी है, तो मैं भी स्टीव जॉब्स की तरफ से आपको
ब्लेस करूंगा, स्टे हंग्री, स्टे फुलिश। You need to keep upskilling yourself. Never ever stop. Never ever think that this is the last point where I have reached. अब इसके आगे कोई जरूरत नहीं है. It never comes. It will never come. आपको हमेशा अपने आप को आगे बढ़ते रहना है. नई नई चीजें, नई नई स्किल्स, नई नई बातों को सीखते रहना है. क्या मालूम कि आप अभी आज यहां से आर्किटेक्चर करके निकल रहे हैं और आर्किटेक्चर के बाद आप किसी और नए फील्ड में चले. अभी मैं त्रिपाठी जी के साथ बात कर रहा था, हो रहा था कि यहां से कुछ बच्चे जो है बहुत बड़े जर्नलिज्म में चले गए, कोई इंजीनियर में चले गए, कोई किसी क्षेत्र में चले गए, क्योंकि आपको मालूम नहीं है ये आपका लाइफ का रास्ता है. क्योंकि ये तो बहती हुई सरिता है, कहा कौन सा रुख ले ले, मालूम नहीं है. इसलिए हमें अपने आप को रोकना नहीं, अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए कुछ नई नई चीजें करते रहने, कुछ नई चीजें सीखते रहने. और जब नई चीजें आप सीखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ताकत हमेशा हर क्षण बढ़ती जाएगी. आपकी आवश्यकता, आप जिस किसी क्षेत्र में होंगे उस क्षेत्र में आपकी आवश्यकता हमेशा हमेशा बढ़ती चली जाएगी. समाज में आपका सम्मान भी होगा, लोग आपको स्वीकार भी करेंगे. इसलिए नेवर हैव दैट एटीट्यूड कि अब हमारा सब कुछ पूरा हो गया, नाउ आई एम द बेस्ट. मे बी यू आर द बेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट यू रिमेन बेस्ट all the time. Maybe you are relevant at this point of time, but you will remain relevant all the time. Maybe when I graduated as a IIT student, I was needed by, जो आपने 18 लाख का पैकेज की बात की, बहुत सारी कंपनियां हमको जो है इससे बड़े बड़े इस तरह के पैकेज देने को तैयार थी. Maybe I am fit for that, but no, I'll become unfit. Soon I stop learning. So please stay hungry. Please stay foolish all the time and continue learning. एक और बात मैं आपको माननीय प्रधानमंत्री जी के एक और कॉन्वोकेशन एड्रेस से मैं आपको शेयर करना चाहूंगा. आईआईटी कानपुर के कॉन्वोकेशन एड्रेस को जब वो एड्रेस कर रहे थे, उसमें उन्होंने एक बात कही हमारे आईआईटी के स्टूडेंट्स को कि 4 चीजों पे फोकस करना है. पहली है क्वालिटी, दूसरी स्केलेबिलिटी, तीसरी रिलायबिलिटी और चौथी अडेप्टेबिलिटी. आप कहेंगे ये इररिलेवेंट है आपके लिए, क्योंकि आप तो इंजीनियर नहीं, आप तो आर्किटेक्ट हैं, आप तो अर्बन प्लानर हैं, इसलिए आपके इररिलेवेंट है. नहीं, इसको जरा ध्यान से सोचिए. क्वालिटी, आप जो भी काम करें बिल्कुल 6 सिग्मा स्टैंडर्ड, आपने शायद नाम सुना होगा 6 सिग्मा स्टैंडर्ड्स. क्योंकि आज हमारा देश बदल रहा है, हम स्वीकार नहीं कर सकते. चलता है अप्रोच इज नॉट एक्सेप्टेबल. आज हमारे देश में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आने वाले समय में वही बनने जा रहा है. मैंने आपसे बात की 6 जगह पे दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी से हमारा कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, और आने वाले समय में जिस प्रकार के हमारे कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट है, द ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी ऑफ मोर्टार एंड ब्रिक्स इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. इट विल नॉट कैच अप टू आवर रिक्वायरमेंट. We'll have to be, हमें बिल्कुल क्वालिटी के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप बनाएं इट शुड बी विद द प्रिसीजन लाइक ए सर्जन. बड़ा अच्छा लगा मुझे जब दिखा रही थी आप अपने कुछ ड्राइंग दिखा रही थी, मुझे लगा कि ये तो विद्या यंत्र आप हमको दिखा रही हैं. जैसे विद्या यंत्र में तमाम सारी चीजें, आप सोचिए वो यंत्र हमारे आज से हजारों साल पहले, ये हमारे देश की ताकत है. जब न कंप्यूटर था, न जब कुछ इस प्रकार की ड्राइंग थी, हमारी यज्ञशालाएं बनती थी. यज्ञशालाओं का कितना सारा, अगर आप देखें इतना सारा आर्किटेक्चर, मैं कहूंगा बच्चों जरा एक बार जाकर के तो देखिए, पूरी की पूरी उसकी हमारी इतनी हमारी विधाएं हैं. और वहां की, क्योंकि हम में, हमारे खून में तो वही ताकत है. हम वही हैं जो हमारे ऋषि मुनि थे, हम वही हैं जो हमारे वो संत जो हमारे गुरुकुल में वहां पे जब शिक्षा देते थे, हम उन्हीं की संतानें हैं और हमारी वही डीएनए है. इसलिए हमें वो कमी नहीं है. वो तो थोड़ा ऐसा वक्त आया जब अपने आप को भूल गए थे. एक बार दोबारा हम अपने आप को जागृत कर रहे हैं, और जब हम जागृत करेंगे तो फिर से वो जो विद्यांत्र की ताकत है, अब तो कंप्यूटर हमारे पास है, हम उससे कितनी सारी चीजों को हम निकाल सकते हैं. तो ये हमारी क्वालिटी है.
स्केलेबिलिटी, क्योंकि देश में जरूरत इतनी ज्यादा वॉल्यूम की है, इतने सारे स्कूल चाहिए, इतने सारे हॉस्पिटल चाहिए, इतनी सारे हमें सड़कें चाहिए, इतनी सारी चीजें चाहिए। हमारी लर्निंग है कि स्केलेबिलिटी, अगर आप इसको स्केलेबल बनाएंगे तो कॉस्ट हमारा धड़ाम से गिरता है। जब चीजों को हम यही हमारी खासियत है, जो नई टेक्नोलॉजी में आप जब मकान बनाते हैं तो सारी की सारी चीजें, कोई कहीं बन रहा है, कोई कहीं बन रहा है। यहां पे एक फैक्ट्री जैसे बनती है, फैक्ट्री जैसे मकान हमारा बन रहा है। मैं कहूंगा कि जाकर के आप देख के आइए, इंदौर आपसे बहुत दूर नहीं है, आप देख के आइए वहां पे जो हमारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट बन रहा है किस प्रकार से बन रहा है। ये आने वाले समय की आवश्यकता है, स्केलेबिलिटी। वो आप अगर ध्यान रखोगे तो उससे आपका कितनी ताकत बढ़ जाती है। रिलायबिलिटी, क्योंकि आप खुद के लिए नहीं काम करो, अपने कस्टमर के लिए काम करो, और उस कस्टमर के लिए रिलायबिलिटी आपकी बहुत आवश्यक है। जो आप करें वो कंसिस्टेंट हो, जो आप करें वो डिलीवर करे, जिस चीज के लिए आप करें उस कार्य को उसको पूरा करें। एंड अडेप्टेबिलिटी, वी हैव टू वर्क अंडर। अभी बड़ा अच्छा लगा मुझे जब मैं आपकी डिग्री जब बच्चे ले रहे थे, कि आपने देखा, मैं तो बड़े ध्यान से देख रहा था कि अरे ये तो हमारा पूरा देश यहां पे मौजूद है। कोई भी, बहुत थोड़े सरनेम थे जो कि 2 बार 3 बार पढ़े गए। कहीं कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा था, कोई साउथ इंडिया से आ रहा था, कोई कश्मीर का था, कहीं कोई केरल का था। ये हमारी विविधता में एकता इस देश की खूबसूरती। कितनी खूबसूरत यहां पे माहौल था जब इतने सारे बच्चे जब आ रहे थे। मैंने देखा कि कुल 127 बेटियां और 135 बच्चे जो आ रहे थे, वो सब अलग अलग किस्म के, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग परिवेश के, और सब मिलकर के एक ही जैसी डिग्री थी। ये हमारा एडाप्टेबिलिटी की हम जब बात करते हैं तो हमारी नेचर के साथ, और आज की डेट में तो हम रिस्पॉन्सिव आर्किटेक्चर की बात करते हैं, रिस्पॉन्सिव प्लानिंग की बात करते हैं। आज हम बात करते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब हम लोग ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज कर रहे थे तो हमने एफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स, आशा इंडिया, ये हमने 5 जगह सेटअप किया, 4 IITs में और एक NBRI वहां पे जोरहाट में। और वहां हमारा मकसद ये था कि हमारे बच्चे, जो क्रिएटिव बच्चे या जो भी यूथ, जो हमारे क्रिएटिव यूथ है, वहां पे नए नए किस्म के मटेरियल निकाले, ऐसे मटेरियल जो कि वहां का है, ऐसा मटेरियल जो कि एक वहां के लिए वेस्ट है, वहां की आवश्यकता नहीं, वो वेस्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसका हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसे प्रोसेसेस बनाए कि जिससे चीजें बड़ी तेजी से निकल सके, मॉड्यूलरिटी। ऐसी टेक्नोलॉजी बनाए जिसके माध्यम से हम लोग कम कॉस्ट में, अफोर्डेबल कॉस्ट में कर सके, क्लाइमेट रेजिलिएंट हम लोग चीजों को कर सके। बहुत सारी चीजें ये हमारे आशा के माध्यम से, आज बहुत सारी चीजें इन आशा के माध्यम से निकल रही है। और हर एक जगह आज तो स्टार्टअप की एक ऐसी नई संस्कृति बनी हमारे प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भी हमारे हाल में एक इनोवेशन फंड हमारे जो कैबिनेट ने भी कंस्टिट्यूट किया है, जिसके माध्यम से बच्चों को हम एक प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से, हमारी इक्विटी लगी होगी और प्राइवेट सेक्टर इक्विटी होगी, और हम लोगों को फंड करेंगे कि जिससे नई नई चीजें आए और यूनिकॉर्न बने। क्या मालूम आप बच्चों में से कोई बच्चे हो जो यूनिकॉर्न बनकर के $1 बिलियन की आपकी एक इंडस्ट्री बनकर के निकल के आए। बिल्कुल बन सकते हैं, और उसके लिए ये हमारी जो आवश्यकता है। मैं बच्चों, ये हमारे जो आपको जो पढ़ाई की गई है, मैं आपसे एक साथ जरूर, आपने हमारे जो देश की जो वैदिक संस्कृति है, जो हमारी देश की जो हमारी भारतीय ज्ञान विधा है, उसके बारे में आपको जरूर जानकारी दी गई होगी। कई सारे फोरम्स में जब मैं अर्बन सेक्रेटरी था, जब मैं लोगों को सुनता था कि हम तो, हमारी सभ्यता हुई, हम जो अर्बन प्लानिंग के बारे में चालू किए, अभी कुछ सालों से ऐसा प्रारंभ किए, मैं उस फोरम पे उनसे प्रश्न किया करता था, भैया ये बताओ, आपने रामेश्वरम देखा है? हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर बने हैं, ऐसे ऐसे पुराने नगर बने हुए। मीनाक्षी का मंदिर आप देखिए, आप जो खजुराहो के टेम्पल देखिए, किसी भी बृहदेश्वर को देखिए, कैसे बना, उस समय क्या चीज की थी, उसमें कैसे टेक्नोलॉजी आई थी। अगर आप उसको अध्ययन करोगे तो उनसे आपको ऐसी ऐसी नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जिन चीजों से आप आने वाली चीज को क्रिएट कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको मंदिर बनाना है, बल्कि उसके मंदिर के उस प्रांगण के उससे जो टेक्नोलॉजी निकल करके आ रही है, जो आर्किटेक्चर बन करके आ रहा है, जो मटेरियल का कॉम्बिनेशन उसको बनाया कि आज हजारों साल में भी हमारा वो चीज वैसे ही खड़ा है। कितने सारे तूफान आए, कितनी सारी चीजें हुई, यहां पे भूकंप आए, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा,
जहां हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं थोड़े सालों में वो उसको बहुत सारी दरारें आनी चालू हो जाती, कैसे हुआ? ये हमें सोचने की बात है एज एन आर्किटेक्ट, बिकॉज आर्किटेक्ट इंजीनियर को भी गाइड करता है, प्लानर आर्किटेक्ट को भी गाइड करता है, पूरा प्लान करता है कि कैसे शहर ऐसे करें कि शहर हमारा पूरा पूरा एक जिंदा एक ऑर्गेनिक होल हो, जिसमें हर एक दूसरे को पोषण कर सके, हर एक का एक दूसरे का अच्छा, सब सारे के सारे निरोग भी हो, सबकी जो आवश्यकताएं हो, जो हमारी प्रार्थना की गई कि हमारे द्विपद और चतुष्पद, जो 2 पांव वाले और 4 पांव वाले यानी जानवर और इंसान, सबके लिए कल्याणकारी हो, सबके लिए ऐश्वर्य हो, सबके लिए सुख और सबके लिए निरोगता हो। ये हमारी प्रार्थनाएं हैं हमारे वेदों में। हमारा जो वेद है उसमें 4 वेदों में अथर्ववेद का एक जो उसका लघु वेद है वो है आस्थापत्य वेद, वो सारा का सारा इसके बारे में ही पूरी पूरी जानकारी दे गई। हमारे यहाँ तो विश्वकर्मा हो चाहे मैं हो, ऐसे तमाम सारे अश्विनी कुमार हो, ऐसे लोगों की वर्णन है कि किस प्रकार से उन्होंने पूरा का पूरा चीज कैसे तैयार किया, और उन्हीं की संतान इतने सारे जो है, आप मत्स्य पुराण पढ़े, मत्स्य पुराण में तो इतनी सारी जानकारी दे रखी है, इतने सारे आचार्यों की जानकारी दे रखी है। आप उतने साल पहले अगर ये सब चीजें होती थी तो आज के दिन में तो तुम बच्चों आपके पास बहुत ताकत है, और आपकी ताकत जो है वो आपके सोच से ही शुरू होती है। अगर आप सोचें कि हम इस काम को कर सकते हैं तो बिल्कुल आप उस काम को करोगे। आज जो आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो ताकत है टेक्नोलॉजी की। तो मैं आपसे कहूंगा कि टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा अपने आप को आत्मसात करिए, टेक्नोलॉजी के साथ रहिए। टेक्नोलॉजी का जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से आज चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हो, चाहे वो विजुअल टेक्नोलॉजी के बारे में हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इसके बारे में हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में हो, अब आप सोचिए कि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। प्लीज कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद दिस। इफ यू हैव टू मूव फॉरवर्ड तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ हमेशा अपने आप को साथ रखना पड़ेगा। दूसरी जो आज की इंपॉर्टेंट आवश्यकता वो है क्लाइमेट की, क्योंकि क्लाइमेट हैज बिकम रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP26 में एक लक्ष्य रखा कि हम जब 2070 तक जीरो एमिशन कंट्री बन जाएंगे, और जीरो एमिशन कंट्री बनाने के लिए हमारी जो कंस्ट्रक्शन जो होता है, कंस्ट्रक्शन इज वन ऑफ द, आई मीन इट कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट लाइक 1/4 ऑफ द एमिशंस। तो हम ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं, ऐसी क्या प्रैक्टिसेस ला सकते हैं जिससे कि हम इस एमिशन को बिल्कुल कट डाउन कर दें। कैसे हम अपने सिटी को प्लान करें जिससे कि हमारा शहर इस एमिशन को एब्जॉर्ब कर ले। इसके आंसर आप में से निकलेंगे, क्योंकि जब आप एक बार सोचेंगे, इनफैक्ट जब मैंने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज किया था और जब पहले बार लोगों को बुलाया था, मुझे बड़ी खुशी हुई जब एक बच्चे ने एक बात कही, एक आपके जैसा ही ग्रेजुएट, आपके जैसा ही इंटेलिजेंट के एक बच्चे ने बात की कि हम तो ऐसा पौधा उगाना चाहते हैं जिससे पेड़ बन जाएंगे। मुझे लगा तुम्हारी सोच को मैं सलाम करता हूं। आप बाकी सब उगा लेते हो, कपड़े को उगा लेते हो, इसको उगा लेते हो, अब आप पेड़ अपने घर को भी उगा लोगे, ये कितनी बड़ी सोच है। और वो उसके ऊपर काम कर रहा है और करेंगे, क्योंकि हो सकता है एक बार जब कोई सोच करे, अनुसंधान करना चालू करेंगे तो आपको मालूम है कि इस बार की जो प्रधानमंत्री जी ने बात की, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डाला था। इस बार जो कहा जय अनुसंधान। जब आप अनुसंधान करोगे तो उसकी कोई सीमा ही नहीं। अनुसंधान से जो है आपको नई नई चीजें निकल करके आएंगे। क्या मालूम आप ऐसी कोई चीज कर दे। तो ऐसी नई सोच लाने के लिए ये कैसे हम लोग क्लाइमेट रिजिलियंट कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। चौथी चीज है वो इंडियननेस, हमारी भारतीयता। हम सीधा सीधा जो है चीजों को नकल नहीं करें। आपको लगता है कि चीजें बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल अच्छी है, उसको स्वीकार करें, लेकिन उसको अपने संदर्भ में देखने की कोशिश करें। ऐसा बहुत बार होता है कि हम लोग चीजों को नकल करते हैं और नकल के बाद वो चीज हमारी गलत हो जाती है। तो क्या हम उसको किस प्रकार से उसे भारतीय बना सकते हैं। और आप देखोगे, पीछे मुड़ करके देखोगे तो वो आपकी बहुत सारी चीजें यहां मौजूद होंगी। उन चीजों से इसका कैसे आप जोड़ सकते हैं, ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और एक और आवश्यक चीज है, वो आवश्यक है लोगों के साथ जुड़ाव।
जो मेरा अनुभव इतने दिनों का कि कुछ भी आप करेंगे जब तक लोगों को केंद्र में नहीं रखेंगे वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसके बारे में मुझे अनुभव हुआ जब मैं कोपेनहेगन में, आपने शायद नाम सुना होगा क्योंकि आप प्लानिंग और आर्किटेक्चर के बच्चे हैं, जब मेरी मुलाकात हुई येन गेल से, जो एक बहुत बड़े अर्बन प्लानर है, बाद में उनको इनवाइट किया मैंने, पूरे देश को उन्होंने हमारे अर्बन ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एड्रेस भी किया। येन गेल ने मुझे किताब उपहार के रूप में दी जब उनसे मिलने गया उनके घर पे, करीब 1.5-2 घंटे मैंने उनके साथ गुजारे, और उनकी किताब का नाम है सिटीज आर फॉर द पीपल। शहर शहरियों के लिए है, औरों के लिए नहीं है। तो शहर को जब आप बनाएंगे, नए शहर को बनाएंगे, तो सोच के बनाइए कि कैसे शहरियों की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, कैसे उनकी एक छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। जब आपको उन लोगों को उस केंद्र बिंदु में रखेंगे, उन्हें जोड़ के रखेंगे, तो आपका शहर कभी गलत हो ही नहीं सकता है। जब आप मकान को उनके साथ जोड़ के रखेंगे तो आपका कभी वो गलत हो ही नहीं सकता है। ये निश्चित तौर पे ये हम अगर बना करके चलेंगे तो आपको हमेशा हमेशा सफलता हासिल होगी। मैं आपको लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपने जो हासिल किया आज, उसके लिए तो आपको मैं बधाई देता ही देता हूं, बल हासिल करने के लिए आपको बहुत कुछ रास्ता अभी खुल गया। अब आपके सामने ऐसी बहुत सारे एक नए सोपान बनते जाएंगे, और जिसके लिए मुझे एक कविता रामदयाल पांडे जी की बहुत प्रेरणादायी लगती है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कविता है, चढ़े हिमालय की चोटी पर आगे और चढ़ना है, हमें हिमालय की चोटी पर नया हिमालय गढ़ना है। बच्चों, आज आपने एक चोटी हासिल की, बट आपको नई नई चोटियां बनानी है और उन सारी चोटियों को स्केल अप करना है। और यही आज नए भारत की जरूरत है। यही आज जो विकसित भारत का एक संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसको पूरा करने के लिए यही हम सबसे अपेक्षा है। और यही जब आप करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने रास्ते हमेशा खुलते खुलते चले जाएंगे। आप बड़े सौभाग्य से ये मानव शरीर मिलता है, बड़े सौभाग्य से आपको मौका मिलता है कि आप इस योग्य बने कि जब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और आपको आपके पूर्व संस्कारों ने, आपके पूर्व कर्मों ने, आपके माँ पिता के जो है आशीर्वाद से, उनके कर्मों ने आपको आज इस योग्य बनाया कि अब आप एक खुले आकाश में इस देश को बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए, आपने आज कुछ हासिल किया और इसको हासिल करने का एक नया रास्ता, एक नई चुनौती, एक नए भारत को बनाने की चुनौती लेकर के आप आगे बढ़ें। आप भी खुश रहेंगे, आपका परिवार भी खुश रहेगा, आपका हमेशा जो लोग आपके साथ होंगे वो सारे के सारे लोग खुश होंगे। आइए हम उस कार्य को आगे बढ़े। आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।